Hope you all are doing great. I am Amreen Ahmed, your course instructor, and today we'll be starting poem number 5, that is In the Street of the Fruit Stalls. One of the very beautiful poem, my favorite one also, written by John Stallworthy. Now let's talk about John Stallworthy first. John Stallworthy was an English poet, critic. He has written few collections of poems, and he was given uh, Newdigate Prize also. So he is actually famous for his symbolic writing. Like he writes one line, and that line creates very heavy meaning or symbolic meaning. So this very poem is also very much symbolic. So the title is In the Street of the Fruit Stall. Before starting the line by line translation or explanation, let me tell you the gist of this poem. This poem actually talks about the children. These kids are actually standing in a street. That street is dark, and that street is full of fruit stalls. एक कुछ बच्चों की मंजरकशी की हुई है गली की। उस गली में फ्रूट स्टॉल्स हैं, मतलब फ्रूट के ठेले, और वहाँ जो बच्चे हैं वो वो फ्रूट्स जो हैं वो खा रहे हैं। और वो गली जो है वो बहुत अंधेरी गली है, ठीक है, अंधेरा है वहाँ पर। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम एंड देन वी विल सी दैट व्हाट द मीनिंग्स आर beneath the line or within the lines, in between the lines rather. So we'll be discussing that too. So first of all, we'll be doing line by line translation or explanation, and later on we will discuss its symbolic significance too. In the street of the fruit stalls, wicks balance flame, a dark dew falls. In the street of the fruit stalls, विक्स बैलेंस फ्लेम, मतलब विक्स से मुराद यहाँ पे वैक्स है, कोई चिकनी चीज़, तेल या मोम, और वो जो है जल रही है, उसका जो फ्लेम है, फ्लेम कहते हैं शोले को, वो बैलेंस है, बिल्कुल मुस्तकिल, हल्के हल्के वो जल रहा है। अ डार्क ड्यू फॉल, और शबनम जो है वो गिर रही है। शबनम ज़ाहिर है शाम के वक्त या रात के वक्त गिरती है। शबनम या ओस, जिसको हम ड्यू कहते हैं इंग्लिश में, ओस के कतरे, वो डार्क एंड डार्क मतलब कि रोशनी क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, ये शाम का वक्त, रात का वक्त है। इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल, और ये जो भी है ये फ्रूट स्टॉल्स की गली है। वहाँ पे बिग बैलेंस फ्लेम है और डार्क ड्यू है वो गिर रही है। मेलन, गुआवा, मैंडरीन। मेलन कहते हैं बेटा खरबूजे को, गावा मीन्स अमरूद, और मैंडरीन संतरा या जो आपका माल्टा होता है उस किस्म का एक फ्रूट है, तो माल्टे की ही एक किस्म होती है। पिरामिड पाइल लाइक कैनन बॉल्स, और ये जो फ्रूट स्टॉल्स पे ये जो पूरे रखे हुए हैं फ्रूट्स, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो पिरामिड पाइल है। पिरामिड पाइल मतलब तिकोनी शेप में, ऐसी शेप में जैसे कि पिरामिड्स की होती है। वाटर पिरामिड्स आर एक्चुअली पिरामिड क्या होते हैं बेटा, आपने नाम भी सुना होगा, पिरामिड ऑफ गीज़ा। मिस्र में जो अहराम मिस्र है उनको पिरामिड कहा जाता है, तो उनकी जो शेप है तिकोनी सी, तो उस शेप के लिहाज से इन्होंने इसको पिरामिड पाइल कहा है कि यानी कि जितने भी फ्रूट है, मेलन, गावा, मैंडरीन, इनको फ्रूट स्टॉल्स वालों ने या जो फ्रूट सेलर्स हैं उन्होंने इस तरह इनके पाइल बनाए हुए हैं, ढेरियाँ बनाई हुई हैं कि वो पिरामिड की शक्ल की बनी हुई हैं, यानी कि तिकोनी बनी हुई है। लाइक कैनन बॉल्स, जिस तरह कैनन बॉल्स रखी जाती हैं। कैनन बॉल्स मतलब तोप की गोले। ग्लो रेड हॉट, और ये चमक रहे हैं रेड हॉट, यानी कि रेड रेड कलर से। गोल्ड हॉट या गोल्ड कलर के, फ्रॉम विद इन, और इनके अंदर से ग्लो जो है वो आ रही है और ये चमक रहे हैं बिल्कुल। नाउ दिस वेरी फर्स्ट स्टैंजा सेट्स द सिम्बॉलिक ऑरा ऑफ द पोएम। पोएम का जो ऑरा है वो बहुत डिप्रेसिंग और ग्लूमी है, और हमें ये पता चल रहा है कि बेसिकली राइटर जो है अपेरेंटली तो एक फ्रूट स्टॉल्स की और फ्रूट की और एक स्ट्रीट की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में ये जो बात कर रहे हैं ये कुछ मज़ीद ग्रेवर इश्यूज़ हैं जिन पर बात हो रही है। विल डिस्कस लेटर ऑन इन डिटेल। Dark children with a coin to spend. I have started stanza number 2, so be there.
Dark children with a coin to spend enter the lantern's orbit. Find. डार्क चिल्ड्रन मतलब डार्क चिल्ड्रन बच्चे जिनकी गहरी सांवली रंगत है, विद अ कॉइन उनके पास एक एक सिक्का है तो खर्चने के लिए वो आते हैं, वो एंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट। अभी हमने पहली लाइन में क्या देखा था, पहले स्टेंजा की पहली लाइन में, कि यहाँ पर एक विक्स बैलेंस फ्लेम है, यानी कि लैंटर्न जल रही है या तेल वाली जो मोमबत्तियाँ टाइप हैं वो जल रही हैं। तो इसी दूसरे स्टैंजा में ये बताया गया है कि ये जो डार्क बच्चे हैं ये अपना एक एक कॉइन लेकर आ रहे हैं, कुछ कॉइन्स लेकर जो इन्होंने खर्चने, और ये कहाँ पे एंटर होते हैं, लैंटर्न्स ऑर्बिट। लैंटर्न्स ऑर्बिट मतलब वो जो हल्का मध्यम सा रोशनी का हाला है जो कि लैंटर्न्स बना रही हैं, या वो जो विक्स फ्लेम है वो बना रहे हैं, उसके हाले के अंदर ये आ जाते हैं, यानी इनके चेहरे पर भी थोड़ी थोड़ी रोशनी पड़ रही है। फाइंड मेलन गावा मैंडरीन, और वहाँ पर वो देखते हैं कि मेलन रखे हैं, गावा रखे हैं और मैंडरीन रखे हैं। द मून कॉम्पैक्टेड टू द रेन टू अरेन द सन इन अ पिटेड स्किन। रिन कहते हैं बेटा जो बाहर की जो स्किन होती है किसी भी फ्रूट की, जैसे आप हार्ड कवर होता है फ्रूट के ऊपर, स्किन होती है जिसको हम एपिकार्पी कहते हैं, फिर हम उसको उतार देते हैं और फिर खाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो फ्रूट है वो कंपेयर किए गए हैं एक मेटाफर के ज़रिए, किससे, मून से और सन से। तो वो कहते हैं ऐसा लग रहा है कि जो मेलन, गावा और मैंडरीन है ये है एक चांद है जो कि किसके अंदर छुपे हैं या किसके अंदर कंटेन है, एक छिलके के अंदर। या ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सन हो, सूरज हो, इन अ पिटेड स्किन, एक ऐसी स्किन पर और सूरज पर एक ऐसी स्किन चढ़ी हुई है या एक ऐसी खाल चढ़ी हुई है जिसके ऊपर छोटी छोटी पिटेड पिटेड मतलब डॉट्स वगैरह जो है वो हैं। दे टेक इट, ब्रेक इट ओपन, बच्चे ये फ्रूट ले लेते हैं और उसे एकदम से खोल लेते हैं। लेट अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट, और फिर वो क्या करते हैं, वो अपने हाथ पाँव, माउथ, फिंगर्स, चीक्स, नोज, चिन, अपने मुंह, उनकी उंगलियां, उनके चीक्स, उनकी नाकें और उनकी चिन यानी कि थोड़ियाँ, वो सब किससे गीली हो जाती है, किससे, गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन से। चूँकि सेकंड स्टैंजा में फ्रूट को कंपेयर किया गया है मून और सन से, तो लिहाजा जो फ्रूट का जूस है उसको गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन से जो है वो कंपेयर किया गया, क्योंकि मून की रोशनी जो होती है वो सिल्वर कलर की होती है और जो सन की रोशनी होती है वो गोल्डन कलर की होती है। तो वो यही कह रहे हैं थर्ड स्टैंजा में, बच्चे जो हैं वो फ़ौरन से ये सन और मून ख़रीद लेते हैं, मेटाफोरिकली, बेसिकली दे आर ईटिंग मेलन एंड गावा एंड मैंडरिन। और होता क्या है, जैसे ही वो इन फ्रूट्स को खोलते हैं उनके अंदर से एक आबशार जो है, एक फाउंटेन जो है वो बहने लगता है, किस चीज़ का, गोल्ड और सिल्वर कलर का। और वो क्या करता है, वो गीला कर देता है उनका माउथ, फिंगर्स, चीक, नोज, चिन, रेडिएंट एज लैंटर्न्स। और बच्चे जो हैं वो खुशी से चमकने लगते हैं, किस तरह, लालटेनों की तरह। जिन जिन लालटेनों की रोशनी में ये बच्चे खड़े हैं उसी रोशनी में ये बहुत ही चमक रहे हैं। और ये चमक इनके ऊपर किस लिए आई, ये खुशी की चमक है, क्योंकि ये फ्रूट खा रहे हैं और ये इतने खुश हैं कि ये भूल जाते हैं, दे फॉरगेट, ये भूल जाते हैं, द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन, ये उस गली को भूल जाते हैं जो बहुत डार्क है, बहुत अंधेरा है उस गली के अंदर, आई एम स्टैंडिंग इन, और उस गली में मैं खड़ा हूँ जहाँ पर बहुत अंधेरा है। Now this is a very short poem. Apparently it is actually talking about or describing the scene of a fruit stall street where there are a number of fruit stalls and kids are coming and they are buying fruits and they are very happy and they are licking and eating the fruits, and by eating their mouth, fingers, cheeks, nose, chin, all these parts get wet. अपेरेंटली हमें ये लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम इसकी सिंबॉलिक मीनिंग देखते हैं। अब हम देखें पहले ही लाइन में वो क्या कह रहे हैं, एक तो आपके पास एक इमेज आ रहा है, डार्क ड्यू फॉल्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन इंग्लिश लिटरेचर विंटर, डार्कनेस और ड्यू, डैम्पनेस, ये सब चीज़ें मिजरी की जो है वो अलामत होती हैं, परेशानी की और दुख की अलामत होती हैं। और ठंड के जितने भी स्टार हैं, ठीक है, वो सब जो है वो दुख के अलामत है।
तो पहली ही लाइन में हमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है अ डार्क ड्यू फॉल से, कि राइटर जो है वो सिंपली स्ट्रीट की बात नहीं कर रहे हैं या फ्रूट्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोई डीपर मीनिंग इसके अंदर छुपा है। अब आप देखें, मेलन गावा मैंडरीन मैंडरीन pyramid piled like canal balls ग्लो रेड हॉट गोल्ड हॉट फ्रॉम विद इन। आप देखें ये जो फ्रूट्स हैं उसको उसको तशबीह किससे दी गई है, फ्रूट की ढेरी को। अब ये डायरेक्ट तशबीह आ रही है कैनन बॉल्स यानी तोप के गोलों से। आपने देखा होगा तोप के गोलों कभी तस्वीरों वगैरह में देखे भी, तो इसी तरह पिरामिड की शेप में बनाई जाती हैं कैनन बॉल्स भी, और बिल्कुल इसी शेप में फ्रूट्स भी रखे। तो यहाँ पे एक क्लियर कट जो हमारे पास सिंबॉलिक मीनिंग आ रही है या एक डीपर मीनिंग जो आ रही है वो यही आ रही है कि बेसिकली दिस वर्ल्ड, दिस स्ट्रीट एक्चुअली सिम्बलाइजेज द वर्ल्ड विच इज़ थ्रेटन्ड बाय वॉर। ये जो स्ट्रीट है ये डार्क है, अंधेरी है, और यहाँ पे बहुत कम रोशनी है, और यहाँ पे ओस पड़ रही है, ठंड है और अंधेरा है, और यहाँ पे जो क्या है कैनन बॉल्स की तरह के फ्रूट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दुनिया है, स्ट्रीट इज बेसिकली symbolic for the यूरोपियन वर्ल्ड बिकॉज इट वॉज थ्रेटन विद द वॉर। यूरोप ने दो बड़ी वॉर देखी है, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो बेसिकली ये उसी वॉर के पस मंज़र में लिखी गई है, एक जंग की जो हमें इमेजरी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि राइटर कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये एक किस्म की स्ट्रीट है, एक डार्क स्ट्रीट है, अंधेरी स्ट्रीट, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तोप के गोले हैं, और रेड हॉट जो है ये एक सिंबॉलिक है आग की तरफ, क्योंकि जंगों में जो है वो तबाही होती है, आग होती है, ये उसकी तरफ इशारा है। और डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन, सेकेंड स्टेंजा में बेसिकली बच्चों की खुशी की बात की गई। डार्क चिल्ड्रन रिप्रेजेंट करता है पुअर चिल्ड्रन को। गरीब लोग बच्चे जो हैं वो हैं, उनके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं, अनप्रिविलेज किस्म के लोग, वो सबसे ज़्यादा जो है वो वॉर से इफ़ेक्ट करते हैं, इकोनॉमिकली भी और फिज़िकली भी। तो इसलिए वो कहते हैं क्योंकि ये तो बच्चे हैं, इनको कुछ पता नहीं है, ये बस अपनी खुशी में खुश हैं, और वो समझते हैं कि यही फ्रूट जो है ये पूरी उनकी दुनिया है, यही मून और सन है, और वो खा रहे हैं एंड दे आर वेरी मच हैप्पी, बट दे डोंट नो द डेंजर ऑफ वॉर। लेकिन बच्चों को नहीं पता है कि वॉर जो है वो कितनी डेंजरस है, और उन्हें ये नहीं पता है कि दुनिया जो है वो एक बहुत ही डेंजरस प्लेस है, डार्क प्लेस है। और क्योंकि राइटर जो है या पोइट जो है जॉन स्टॉलवर्दी, उसको अंदाज़ा है कि वॉर जो कितनी डेंजरस चीज़ होती है, या वो कितनी हैवक और तबाही जो है वो ला सकती है इस दुनिया में। तो वो यही देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बच्चे तो अपनी खुशी में भूल जाते हैं, लेकिन मुझे पता है कि जो स्ट्रीट है ये बहुत डार्क है और मैं इसके अंदर खड़ा हूँ। थीम देखें इस पोएम की, इट इज़ रिटन हेयर। थीम, दिस इज़ अ सिम्बॉलिक पोएम। The world is threatened with war, misery and poverty, but all these have failed to crush man's love for pleasure. Children enjoy the sweet spray of the juice, forgetting all about the misery they live in. इंसान जो है वो छोटी छोटी खुशियाँ तलाशता है, और उन खुशियों की तलाश में जो है वो अपने इर्द गिर्द के जो गम है वो भूल जाता है। हालांकि जो दुनिया है वो फुल ऑफ मिजरी है, फुल ऑफ पावर्टी है, और इट इज़ थ्रेटन्ड बाय वॉर। तो this is the symbolic meaning or the deeper meaning of the poem. Let's have a look at the glossary. guava, अगेन मैंने आपको बताया ये अमरूद को कहते हैं, मैंडरीन ऑरेंज होता है, रिंट बाहर की स्किन को कहा जाता है फ्रूट की, विक कहते हैं बेटा एक टेप, और कैंडल में देखा होगा ना आपने एक कॉर्ड, अगर आप कैंडल्स भी देखें तो ऊपर एक छोटा सा धागा निकला हुआ होता है जिसपे फ्लेम होता है, तो उसको विक कहा जाता है। पहली लाइन में विक बैलेंस फ्लेम था। पिरामिड जो होते हैं वो मैंने आपको बताया कि इनकी बेस जो होती है वो ट्रायंगुलर होती है, ऊपर से जाके फ्लैट हो जाते हैं, ठीक। लेकिन पिरामिड शेप का मतलब तिकोनी शेप, ऊपर की तरफ से नोकीले हों और नीचे से चौड़े होते चले जाएं। Now let's see the exercises. Choose the correct answer. Which fruit has not been mentioned in the poem? Mango, melon, mandarin, guava. Mango is not mentioned, and it is no wonder that mango is not mentioned क्योंकि mango जो है वो एक ईस्टर्न फ्रूट है, वेस्टर्न फ्रूट है ही नहीं। The fruit resembled the vegetables cannonball, biscuits, bullets. Yes, it is cannonballs.
It was dash street, dark, bright, blind, airy. It was dark street. The children were dark, yellow, white, pale. They were dark. Darkness here symbolizes poverty or the third world countries. Mark the sentence true and false. No fruit has been mentioned in the poem. That is false. The children did not want to buy the fruit. False. The children were holding coins in their hand. Right, true. They ate the fruit with relish. Right, true. Add two more rhyming words to each of the words giving. False. Rhyming word मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ क्या हो सकती है. फॉल्स का क्या हो सकता है? कॉल्स हो सकते हैं, टॉल हो सकता है. स्पेंड का क्या होगा जनाब? इंटेंट एंड कंटेंट भी हो सकता है. स्किन का क्या हो सकता है जनाब? स्किन का स्पिन हो सकता है. फॉरगेट, फॉरगेट का राइमिंग वर्ड हो सकता है बिगेट. So this way you can make the rhyming scheme. Write down the missing word in each verse. Now you may, this is question number 4. Write down the missing words in each verse. This you can do by yourself. You will be reading, you will read the line and you will be completing the line. Coming to question number 5, that is write a critical note on the poem. I have already told you that how to write critical note or the critical appreciation. Critical note or critical appreciation is a bit different from summary. What you have to do, you have to first mention the name of the poem and the name of the poet, and then you critically analyze the poem. By critical analysis, I mean that you will be explaining it with all its symbolic and apparent meaning. You would write down the main idea, you would write down the theme, and you may also analyze its structure like rhyming scheme and meter and all that. Give a summary of the poem. I've already told you how to make summary. In previous lecture we discussed that what are the important points which we should keep in mind while writing a summary. What are the feelings of poet standing in the dark? What was the feeling of the poet standing in the dark? पोइट कैसा महसूस कर रहे थे? पोइट खौफज़दा थे और वो ये समझ रहे थे कि बच्चे जो हैं वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि डार्क में दिस स्ट्रीट इज़ डेंजरस, इट इज़ डार्क. वाई हैज़ द पोइट यूज कैनन बॉल टू डिस्क्राइब द फूड? मैंने अभी आपको बताया कैनन बॉल्स जो हैं ये बेसिकली मेटाफर हैं वॉर का, बिकॉज world is threatened by war, and that is why fruit is metaphorized, or the arrangement is fruit is metaphorized with the cannonball. Paraphrase the last stanza in your own word. Paraphrase में क्या करना होता है बेटा आपने? You have to write the lines of the poem in the form of the sentences. जैसे आपके पास चूँकि लाइंस लिखी हुई होती है पोएम्स में, आपने बस इसको नसर में, सिंपल नसर में लिखना होता है, प्रोज बनानी होती है इसकी. Make a list of the fruit described in the poem. There are, I think, 3 fruits which are described in the poem. These are melon, guava, and mandarin. So we are done with the exercise also. We have completed this very poem, and in the next lecture, inshallah, we will start the poem number 6. Dear students, do not forget to mark your attendance and do subscribe the channel. So until next lecture, take care. Allah Hafiz.